साल 1193 बिहार की एक लाइब्रेरी में आग लगती है। लोग कहते हैं वो आग 3 महीने तक जलती रही, लेकिन उस दिन सिर्फ कागज नहीं जल रहा था। उस धुएं में जल रही थी आज की मॉडर्न मेडिसिन, जो आज से 800 साल पहले ही कैंसर का इलाज कर सकती थी। उस आग में जल रहा था वो स्पेस साइंस जिसे समझने में नासा को सदियां लग गईं। हम अक्सर बख्तियार खिलजी के जुल्म की बात करते हैं, लेकिन आज जुल्म की नहीं, आज उस साइंस लॉस की बात करेंगे जिसने पूरी इंसानियत का भविष्य बदल दिया। अगर वो किताबें न जलती तो शायद आज हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा चुके होते और भारत दुनिया का इंटेलेक्चुअल सुपर पावर होता। पर सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई इतनी बड़ी ज्ञान की तिजोरी को आग क्यों लगाएगा? क्या ये सिर्फ नफरत थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही अजीब और इनसिक्योर कहानी है। ऐतिहासिक वृत्तांतों के अनुसार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। उसके बड़े बड़े हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। तब किसी ने सलाह दी कि नालंदा के राहुल श्रीभद्र को बुलाया जाए। खिलजी को यह बात चुभ गई कि एक भारतीय उसका इलाज करेगा। उसने एक शर्त रखी, मैं तुम्हारी कोई हिंदुस्तानी दवा नहीं खाऊंगा, दम है तो मुझे ठीक करके दिखाओ। तब आचार्य श्रीभद्र ने उसे कुरान पढ़ने को दी। खिलजी ने कुरान पढ़ी और वो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे पता चला कि आचार्य ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगाया था, तो वो शुक्रगुजार होने के बजाय चिढ़ गया। उसे डर लग गया कि इन भारतीयों के पास इतना ज्ञान है कि ये हमारे हकीमों से भी आगे हैं। यही वो इनसिक्योरिटी थी। खिलजी को लगा कि अगर ये ज्ञान बचा रहा तो वो कभी इन पर पूरी तरह राज नहीं कर पाएगा। उसने उस जड़ को ही काटने का फैसला किया जहां से ये ज्ञान आता था, नालंदा। उसने सिर्फ लाइब्रेरी नहीं जलाई, उसने उस दिमाग को जलाना चाहा जो उससे बेहतर था। ये एक सन की तानाशाह की वो जलन थी जिसकी सजा आज तक पूरी दुनिया भुगत रही है। आज हम गर्व से कहते हैं कि सुश्रुत सर्जरी के पिता हैं। प्राचीन ग्रंथों और मशहूर चीनी यात्री हुएन सांग या इत्सेंग के रिकॉर्ड्स के अनुसार नालंदा की रत्न सागर लाइब्रेरी में सर्जरी के वो गुप्त मैनुअल थे जिनमें बिना टांके लगाए घाव भरने की तकनीक दर्ज थी। वहां ऐसी दवाइयों के फॉर्मूले थे जो कैंसर जैसी बीमारियों को शुरुआती स्टेज में ही खत्म कर सकते थे। सोचिए, आज हम जिन बड़ी बीमारियों के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, उनके हल हमारे पास 800 साल पहले ही होने वाले थे। खिलजी ने किताबें नहीं जलाईं, उसने हमारे पूर्वजों द्वारा ढूंढा गया इलाज जला दिया। अगर वो पन्ने बच जाते तो शायद आज मेडिकल साइंस इतना सस्ता और एडवांस होता कि कोई भी इंसान बीमारी से नहीं मरता। अब बात करते हैं उस ज्ञान की जिसे आज दुनिया वेस्टर्न मानती है। आइंस्टीन, न्यूटन और गैलीलियो से सैकड़ों साल पहले नालंदा के भिक्षु जानते थे कि ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स कैसे काम करता है। वहां कैलकुलस के ऐसे सूत्र थे जिनसे तारों की दूरी उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। वहां ऐसी मशीनों के नक्शे थे जो बिना पेट्रोल या बिजली के प्रकृति की ऊर्जा से चलती थी। जिसे हम आज ग्रीन एनर्जी कहते हैं, उसके ब्लूप्रिंट्स वहां की राख में मिल गए। आज हम मंगल पर जाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नालंदा के पास वो एस्ट्रोनॉमी थी कि हम शायद 15वीं सदी में ही अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके होते। वो आग एक डेटा वाइप थी जिसने हमारे देश की पूरी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर दी। सोच कर देखिए, अगर वो 90 लाख किताबें आज हमारे पास होती तो क्या होता? भारत आज डेवलपिंग नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक हब होता। जो चीजें हम आज अमेरिका या जापान से खरीदते हैं, वो सदियों पहले भारत में बन चुकी होती। इतिहास की उस एक गलती ने हमें सिर्फ गरीब नहीं बनाया, हमें मानसिक रूप से भी गुलाम बना दिया, क्योंकि हमारा सारा नॉलेज बेस खत्म हो गया। आज हम जो भी नया आविष्कार देखते हैं, मुमकिन है कि उसका असली वर्जन नालंदा की उन 3 मंजिला इमारतों में पहले से मौजूद था। वो आग सिर्फ बिहार में नहीं लगी थी, वो आग पूरी मानव सभ्यता की तकी में लगी थी। इतिहासकारों और चीनी यात्री हुएन सांग के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस दिन सिर्फ कागज नहीं बल्कि वो एडवांस्ड साइंस जल रहा था जिसे आज हम दोबारा खोज रहे हैं। हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि ऋषि सुश्रुत सर्जरी के पिता यानी फादर ऑफ सर्जरी थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आज की मॉडर्न सर्जरी और सुश्रुत के समय की सर्जरी के बीच इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? इसका जवाब नालंदा की उस रत्न सागर लाइब्रेरी के मलबे में छिपा है।
वहां सुश्रुत संहिता के वो सीक्रेट चैप्टर्स थे जो आज पूरी दुनिया से गायब हैं। उन पन्नों में क्या था? नालंदा के भिक्षु आज से 800 साल पहले कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद ऑपरेशन ऐसे कर लेते थे जैसे आज के डॉक्टर्स लेजर से करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के ऐसे ऐसे बारीक तरीके वहां लिखे थे जिनका जिक्र यूरोप के वैज्ञानिकों ने 18वीं सदी तक सुना भी नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहासकारों और रिसर्चर्स का मानना है कि उन जलते हुए पन्नों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट और नर्व रीजनरेशन के फॉर्मूले भी थे, यानी शरीर का कोई अंग फेल हो जाए तो उसे कैसे बदला जाए या कटी हुई नसों को फिर से कैसे जोड़ा जाए। ये तकनीक नालंदा के गुरु जानते थे। आज हम अरबों डॉलर खर्च करके लैब्स में जो रिसर्च कर रहे हैं वो वहां ताड़ के पत्तों पर मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखी हुई थी। जब वो किताबें जलीं तो मेडिकल साइंस का वो शॉर्टकट जल गया जिसे ढूंढने में आज की दुनिया को पसीने छूट रहे हैं। सोचिए, अगर वो पन्ने ना जलते तो आज हम कैंसर या लकवे जैसी बीमारियों को शायद एक छोटी सी जड़ी बूटी या मामूली सर्जरी से ठीक कर रहे होते। अब बात करते हैं उस विषय की जिससे बहुतों को डर लगता है, मैथ्स से। दुनिया कहती है कि कैलकुलस न्यूटन और लाइबनिज ने खोजा, लेकिन सच तो ये है कि उनसे सदियों पहले नालंदा के गणितज्ञों ने इन्फिनिट सीरीज के मुश्किल सवालों को हल कर लिया था। वहां स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सूत्र थे जिनसे बिना किसी सैटेलाइट के धरती से चंद्रमा और सूरज की सटीक दूरी मापी जा सकती थी। आज का पूरा डिजिटल वर्ल्ड जिस कोडिंग और मैथ्स पर टिका है, उसका एडवांस्ड वर्जन नालंदा में बैठकर भिक्षु मिट्टी की पट्टियों पर हल कर रहे थे। वो आग सिर्फ कागज में नहीं लगी थी, वो आग उस लॉजिक में लगी थी जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग की बुनियाद है। एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, अगर वो 90 लाख पांडुलिपियां ना जलती तो क्या होता? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी मशीनों का युग 18वीं सदी में यूरोप से शुरू हुआ, वो शायद 12वीं सदी में भारत से शुरू हो चुका होता। हमारे पास अपनी भाप से चलने वाली मशीनें होती, हमारे पास अपनी एडवांस्ड सर्जरी होती और शायद दुनिया की सबसे पहली स्पेस एजेंसी भारत में बनी होती। खिलजी की उस एक चिंगारी ने भारत को उस रास्ते से हटा दिया जहां हम सिर्फ विश्व गुरु नहीं बल्कि ब्रह्मांड गुरु बनने वाले थे। हमने वो 500 साल खो दिए जो शायद पूरी मानवता का इतिहास बदल सकते थे। दोस्तों, कभी दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़े उस लोहे के खंभे आयरन पिलर को गौर से देखा है? 1600 साल से वो खुले आसमान के नीचे खड़ा है। बारिश, धूप, सर्दी सब झेल लिया, लेकिन मजाल है कि उस पर जंग की एक खरोंच भी आ जाए। आज की बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए लगा देती हैं एंटी रस्ट कोटिंग बनाने में, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये कमाल सदियों पहले कर दिखाया था। इतिहासकारों और प्राचीन रिकॉर्ड्स के अनुसार नालंदा का एल्केमी यानी रसायन शास्त्र विभाग ऐसी ही धातुओं पर रिसर्च करता था। वहां ऐसे मेटल्स बनाने की विधि थी जो आज की नैनो टेक्नोलॉजी के करीब थी। वहां लोहे को सिर्फ गलाया नहीं जाता था, बल्कि उसे अमर बनाने की केमिस्ट्री सिखाई जाती थी। नालंदा की रत्नोदधि लाइब्रेरी में ऐसे ग्रंथ थे जो मर्क्यूरी यानी पारे को वश में करना जानते थे। विज्ञान कहता है कि पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड रहती है और जहरीली होती है, लेकिन नालंदा के वैज्ञानिक पारे को स्थिर यानी सॉलिडिफाई करना जानते थे। वो उसे भस्म में बदलकर ऐसी दवाइयां बनाते थे जो मरते हुए इंसान को खड़ा कर दे। इसे आज की भाषा में ग्रीन केमिस्ट्री कह सकते हैं, जहां प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसे केमिकल बनाए जाते थे जो आज की लैब में बनाना नामुमकिन है। जब वो लाइब्रेरी जली तो पारे से सोना बनाने की कला या लाइलाज बीमारियों को जड़ से मिटाने वाले वो फॉर्मूले हमेशा के लिए धुआं बन गए। हमने सिर्फ केमिस्ट्री नहीं खोई, हमने वो लाइफ एक्सटेंशन साइंस खो दिया जो शायद इंसान की उम्र दोगुनी कर सकता था। अब जरा सोचिए एक ऐसी धातु के बारे में जो वजन में एल्यूमिनियम जैसी हल्की हो, लेकिन मजबूती में आज के बेस्ट स्टील से 10 गुना ज्यादा ताकतवर। जी हाँ, नालंदा के मेटलर्जी विभाग में ऐसे मिश्र धातुओं के ब्लूप्रिंट्स थे। वहां ऐसे गुप्त मिश्रण तैयार किए जाते थे जिनसे बनी तलवारें पत्थर को पानी की तरह काट देती थी और उनका वजन एक पंख जैसा होता था। आज के फाइटर जेट्स और स्पेस रॉकेट्स के लिए हम जो सुपर एलॉयज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बेसिक फॉर्मूले नालंदा के भिक्षु ताड़ के पत्तों पर लिखकर छोड़ गए थे। वो आग ना लगी होती तो हमारे पास 12वीं सदी में ही
ऐसे जहाज होते जो समंदर की लहरों को चीरते हुए पूरी दुनिया पर राज कर रहे होते। इतिहासकार कहते हैं कि अगर वो तकनीक नहीं चलती तो भारत के जहाज 12वीं सदी में ही अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका पहुंच चुके होते, वास्को डी गामा और कोलंबस से बहुत पहले। हमारी इंजीनियरिंग इतनी एडवांस होती कि हमें पश्चिम से तकनीक उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अफसोस, खिलजी की उस आग ने हमें पत्थर युग की तरफ धकेल दिया। जो देश दुनिया को एडवांस्ड मटेरियल्स बनाना सिखा रहा था, उसे बाद में सुई बनाने के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ा। नालंदा की वो आग सिर्फ कागजों में नहीं लगी थी, वो भारत के उन जहाजों और हवाई जहाजों में लगी थी जो कभी उड़ान ही नहीं भर पाए। हमने एक ऐसी विरासत खो दी जिसकी कीमत आज का विज्ञान भी नहीं चुका सकता। दोस्तों, आज जब हमें अंतरिक्ष को देखना होता है तो हम करोड़ों डॉलर के टेलीस्कोप बनाते हैं, लेकिन आज से 800 साल पहले नालंदा का खगोल विज्ञान विभाग 7 मंजिला ऊंचा था। इसे उस समय का स्पेस स्टेशन समझ लीजिए। वहां से भिक्षु तारों की चाल को ऐसे ट्रैक करते थे जैसे आज हम जीपीएस इस्तेमाल करते हैं। इतिहासकारों और चीनी यात्रियों के लिखे रिकॉर्ड्स के अनुसार वहां ऐसे यंत्रों के ब्लूप्रिंट्स थे जो बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप के ग्रहों की सटीक दूरी और उनकी चाल माप लेते थे। वहां आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की वो लेगेसी जिंदा थी जो गैलीलियो से सदियों पहले जानती थी कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। जब यूरोप के लोग ये बहस कर रहे थे कि धरती चपटी है और अगर हम किनारे तक गए तो गिर जाएंगे, उस समय नालंदा में बैठकर हमारे वैज्ञानिक ग्रहों की सटीक दूरी माप रहे थे। उनके पास कांच के लेंस वाले टेलीस्कोप शायद नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसे यंत्र थे जिनके ब्लूप्रिंट्स आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी हैरान कर सकते हैं। हम सब ने पढ़ा है कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की जब उनके सिर पर सेब गिरा, लेकिन नालंदा की लाइब्रेरी में रखे वो ग्रंथ कुछ और ही कहानी कहते थे। वहां ऐसे यंत्रों का जिक्र था जो छाया और तारों की पोजीशन देखकर ये बता देते थे कि ब्रह्मांड का कौन सा हिस्सा किस ताकत से खींच रहा है। बिना किसी कंप्यूटर के उन्होंने ये हिसाब लगा लिया था कि ग्रहण कब और किस सेकंड पर लगेगा। आज नासा जो सुपर कंप्यूटर्स इस्तेमाल करके डेटा निकालता है, नालंदा के आचार्य वही डेटा ताड़ के पत्तों पर गणित के फॉर्मूलों से निकाल लेते थे। जब खिलजी ने उस लाइब्रेरी को आग लगाई तो वो सिर्फ कागज नहीं जले, वो स्पेस तक जाने वाली हमारी सीढ़ियां जल गईं। अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपके होश उड़ा दे। आज के वैज्ञानिक डार्क मैटर और क्वांटम फिजिक्स को लेकर परेशान हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अदृश्य पदार्थ और सूक्ष्म जगत की बातें पहले ही लिखी जा चुकी थी। क्या नालंदा के आचार्यों को उस अदृश्य ऊर्जा का पता था जो पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है? वहां मल्टीवर्स यानी एक साथ कई ब्रह्मांड होने की थ्योरी पर बहस होती थी, जिसे आज हम टाइम डायलेशन यानी समय का अलग अलग जगह अलग रफ्तार से चलना कहते हैं। उसका जिक्र हमारे पुराणों और नालंदा की रिसर्च फाइलों में था। सोचिए, अगर वो रिसर्च आज हमारे हाथ में होती तो शायद टाइम ट्रैवल हमारे लिए सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत होती। नालंदा की वो आग सिर्फ किताबों में नहीं लगी थी, वो हमारे कॉस्मिक नॉलेज में लगी थी। हम सितारों के इतने करीब थे कि हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस एक घटना ने हमें आसमान से नजर हटाकर वापस जमीन की मिट्टी में मिला दिया। सोचिए, अगर वो 90 लाख पांडुलिपियां आज सलामत होती तो क्या इसरो आज सिर्फ चांद और मंगल की बात कर रहा होता? शायद हम सौर मंडल के पार जा चुके होते। हमने वो विजुअल डेटा और वो कैलकुलेशंस खो दिए जो हमें ब्रह्मांड का मालिक बना सकते थे। उस दिन धुआं सिर्फ बिहार के आसमान में नहीं था, वो धुआं मानवता की तरक्की के रास्ते में फैल गया था और हमें सदियों तक अंधेरे में रख गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में लिखा है कि खिलजी ने 8 पत्थर की दीवारें गिराई और नालंदा को जलाया, लेकिन मैं कहता हूं उस दिन खिलजी ने इंसानियत की हार्ड ड्राइव, ह्यूमैनिटीज हार्ड ड्राइव को हमेशा के लिए फॉर्मेट कर दिया। जरा सोचिए, आज हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखकर हैरान होते हैं, हो सकता है कि उनके बीज नालंदा की उन 3 इमारतों रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक में सदियों पहले बोए जा चुके थे। वहां ऐसे लॉजिक और ऐसी कोडिंग थी जो आज के सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करती। वो आग सिर्फ भारत की गरीबी का कारण नहीं बनी, उस आग ने पूरी दुनिया को बौद्धिक रूप से कंगाल बना दिया। हमने उस दिन वो ज्ञान खो दिया जिसकी भरपाई आज का सिलिकॉन वैली भी नहीं कर सकता। अगली बार जब आप बिहार जाएं
और नालंदा के उन खंडहरों को देखें तो वहां सिर्फ टूटी हुई ईंटें और दीवारें मत देखना, उस खाली जगह को महसूस करना जहां कभी कैलकुलस की पेचीदा थ्योरीज लिखी गई थी। उस हवा को महसूस करना जिसमें कभी कैंसर और लाइलाज बीमारियों के इलाज का फॉर्मूला तैरता था। इतिहास सिर्फ राजाओं और उनके युद्धों की कहानी नहीं है। इतिहास असल में ज्ञान को बचाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और दुख की बात यह है कि उस दिन हम वो लड़ाई हार गए थे। अगर वो पन्ने बच जाते तो आज हम बीमारियों, गरीबी और एनर्जी की कमी जैसी समस्याओं से बहुत पहले ही लड़ चुके होते। वो खंडहर हमें चीख चीख कर बताते हैं कि जब एक लाइब्रेरी जलती है तो पूरी सभ्यता का भविष्य जलकर राख हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आज नालंदा का वो ज्ञान हमारे पास होता तो क्या आज हमें किसी दूसरे देश से तकनीक मांगनी पड़ती? क्या हम आज भी पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए संघर्ष कर रहे होते? शायद नहीं। शायद भारत आज दुनिया का सबसे एडवांस्ड नॉलेज हब होता, जहां से पूरी दुनिया को दिशा मिलती। वो राख आज भी हमसे सवाल पूछती है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ज्ञान को बचा पाएंगे? क्योंकि जो सभ्यता अपना इतिहास और अपनी रिसर्च भूल जाती है, उसे बार बार शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है, अगर नालंदा की वो 90 लाख किताबें आज हमारे पास होती तो 2026 में भारत की तस्वीर कैसी होती? क्या हम मंगल पर शहर बसा चुके होते या हमने बुढ़ापे को जीत लिया होता? अगर आपको लगता है कि ये साइंस लॉस दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान था, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमने असल में क्या खोया है। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।